किसको डरा रहे हैं, क्यों डरा रहे हैं, और आप उनको अल्पसंख्यक कहते हो। उनकी संख्या इतनी बड़ी हो गई है कि वो पूरे हिंदू समुदाय को खत्म कर देंगे, तो अल्पसंख्यक तो रहे नहीं। तो उसमें मुझे भी लपेटेंगे। लेकिन मैं वहाँ क्योंकि था नहीं, तो ड्राइवर से मारपीट हुई। जब उससे पूछा कहाँ है मालिक, कहाँ है तुम्हारा, बोले को तो मालिक तो नहीं है। तब उन्होंने मेरी गाड़ी को पूरा चकनाचूर तहस नहस कर दिया। होना पड़ा था। चोपड़ा में उससे पहले बहुत बार धमकी मिली। मेरे पास कितने फ़ोन नंबर हैं जिनसे धमकी आई मेरे पास कि काम रोको, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, धमकाया गया जो मेरे को। और मैं तो अब तो क्या डरूंगा, अब तो मेरा पुराना अच्छी तरह से मेरे को जानते हैं। वहाँ 70% मुस्लिम वोट है, और मुस्लिम कभी बीजेपी को वोट नहीं देगा, चाहे उसका कितना ही साथ कर दे दे, कितना ही विकास कर ले। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास मुस्लिम पे लागू नहीं होता। तो इस मुस्लिम समुदाय अल्पसंख्यक है ही नहीं, ये तो सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है। अल्पसंख्यक कैसे रह गई? तो इनको तो तुरंत हटाया जाए। बाकी जो हमारे भाई बचते हैं, माने उस अल्पसंख्यक तगमे उस से इनको तगमे हटाना से इनको हटाया जाए। कि केजीएफ गैंग को आपके साथ देखा जाता है आपके प्रचार में, तो उन्होंने कहा जो साथ में है उन सबको साथ में लेके चलेंगे, ऐसा उनका वक्तव्य था। तो आज जब भाजपा की सरकार आ चुकी है, तो इस दौर में अब आप लोग कैसे डील करोगे इन सब चीज़ों को? क्योंकि ये तो एक पूरा एक रेडीमेड सेटअप है, बैठा हुआ है, और इस सेटअप को आप लोग खत्म करोगे, या इस सेटअप को सुधारोगे, या इस सेटअप के साथ चलोगे? कैसे चलोगे? देखिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत का डंका बज चुका है, और पूरे बंगाल में लगातार जीत का हर्षोल्लास मनाया जा रहा है। इस पूरे जीत का अगर श्रेय जाता है तो लाखों की संख्या में जो भाजपा के जो कर्मी हैं उनको जाता है। उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लगभग हमेशा पर्दे के पीछे रहकर जिन्होंने काम किया है। उनमें से एक शख्स जो इससे पूर्व आपने जिनको देखा, दीपांकर अरोड़ा, उनको हम आपके सामने लेकर आए थे, उनसे बातचीत की थी, पूरे चुनाव की प्रक्रिया में उनका क्या योगदान रहा था। अब हमारे साथ जुड़े हैं जितेंद्र सरीन, जो कि सिलीगुड़ी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं और साथ ही चोपड़ा के इंचार्ज भी थे, चोपड़ा विधानसभा क्षेत्र के चुनाव प्रचार के इंचार्ज भी थे। उनके साथ भी मारपीट की भी घटनाएं हुई, हिंसा का दौर भी उन्होंने देखा है, बहुत सारी ऐसी घटनाओं से वो होकर गुजरे हैं। बावजूद उसके एक बड़ी जीत का जो फल उन्हें मिला है, आइए हम जानते हैं उनसे कि उनको अब कैसा महसूस हो रहा है। नमस्कार जितेंद्र जी। नमस्कार संजय जी। सर्वप्रथम तो आपको जीत की बधाई। आप लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया, और उसी का प्रतिफल आज निकल कर आया है कि बंगाल में कमल खिला है, जिसकी संभावनाओं में बहुत सारा उस समय तर्क वितर्क चल रहा था कि भाजपा आएगी कि नहीं आएगी, या इतनी बड़े एक मार्जिन से आएगी, इसका लोगों को अंदाज़ा भी नहीं था। भीतर एक तैयारी चल रही थी, इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान था, आप भी उसमें से एक है। तो अब कैसा लग रहा है जीत के बाद? देखिए, ये बहुत ही खुशी और गर्व महसूस हो रहा है, अपने ऊपर नहीं, बंगाल की जनता के ऊपर, कि जिन्होंने सही समय पे समझ के सही बटन को दबाया। और ये क्यों दबाया? हमारा तो काम बहुत छोटा सा था, सबसे बड़ा काम किया हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। जिस दिन उन्होंने बोला था कि ये तो मैं बीच में हूँ, वरना एक सेकंड लगेगा, एक समुदाय हिंदू लोगों को सत्यानाश कर देगा, तहस नहस कर देगा, ख़त्म कर देगा। ये उसका बदला जनता ने दिया कि आप किसको डरा रहे हैं, क्यों डरा रहे हैं, और आप उनको अल्पसंख्यक कहते हो। उनकी संख्या इतनी बड़ी हो गई है कि वो पूरे हिंदू समुदाय को ख़त्म कर देंगे, तो अल्पसंख्यक तो रहे नहीं। तो उसका बदला समाज ने दिया उनका, और बहुत खुशी हो रही है मेरे को। मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ कि आज यहाँ पे कम से कम हिंदू अपने दुर्गा पूजा कर सकता है, सरस्वती पूजा कर सकता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। वो जय श्री राम बोल सकता है। अरे हमें तो जय श्री राम बोलने की छूट नहीं थी, ऐसे समाज में हम लोग रहते थे। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद हमारा नहीं है, धन्यवाद है जनता जनार्दन को, जिन्होंने जिता के कमल का फूल खिलाया है। जितेंद्र जी, देखा गया है कि चुनाव से पहले जो हिंसा का दौर था, उस दौरान आपकी गाड़ी पर भी एक हमला हुआ था, टारगेट आप थे, ऐसा आपने एफआईआर में भी दर्ज किया है। क्या हुआ था, वाकया क्या था? देखिए, वाकया था एक चरक पूजा में, मैं हर साल जाता हूँ, मुझे इनविटेशन दिया जाता है, मैं जाता हूँ, और मेरे ड्राइवर के घर के बगल में ही, पास में ही वो चरक पूजा होती है। तो कुछ सामान भेजना था, तो उस दिन अचानक भगवान की मर्जी
रात का करीब 12 साढ़े 12 बज गए। मैं कहा नहीं, मेरी इच्छा नहीं हो रही है जाने की, क्योंकि सुबह 6 बजे से निकला हुआ था, पूरा थक के टूट गया था। मैं कहा अपने ड्राइवर के हाथ ही मैंने गाड़ी में सामान रखवाया और ड्राइवर को बोला कि गाड़ी ले जाओ, सामान भी दे देना और गाड़ी आज वहीं अपने घर पे ही खड़ी कर लेना, सुबह आप जल्दी आ जाना। तो मेरी गाड़ी जब वहाँ पहुँची तो मतलब मैं पहुँचा, सबको तो ये मालूम है कि मैं आया हूँ, गाड़ी मेरी है, मेरी गाड़ी तो वहाँ कभी जाती नहीं है, मैं जाऊँगा तभी जाएगी। तो ड्राइवर ने सामान वामान जो देना था दिया, उसके बाद ड्राइवर वहीं खड़ा है। तो ड्राइवर से स्टार्ट किया, कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा उनको लड़ाई। तो उनको मालूम है कि मैं अंदर रहूँगा, ड्राइवर से झगड़ा होगा तो मैं बाहर आऊँगा, तो उसमें मुझे भी लपेटेंगे। लेकिन मैं वहाँ क्योंकि था नहीं, तो ड्राइवर से मारपीट हुई। जब उससे पूछा कहाँ है मालिक, कहाँ है तुम्हारा, बोले को तो मालिक तो नहीं है। तब उन्होंने मेरी गाड़ी को पूरा चकनाचूर तहस नहस कर दिया, एक कांच बॉडी का कोई पार्ट कुछ नहीं छोड़ा, पूरी बॉडी टोटल डैमेज करी, टोटल मेरी गाड़ी डैमेज करी। भगवान की मर्जी थी, मैं नहीं था। ये 3 तारीख रात की घटना है। 5 तारीख को एफआईआर दर्ज की थी आपने? 6 तारीख को, हाँ 5 को एफआईआर दर्ज, 3 तारीख रात की घटना है। और इत्तेफाक देखिए, अब मैं एफआईआर दर्ज करने जाऊँ या 4 तारीख को चोपड़ा का नामांकन था। रात को ये घटना घटी है, मैं सुबह दूसरी गाड़ी उठा के 4 तारीख को चोपड़ा विधानसभा नामांकन भरने के लिए मैं वहाँ चला गया। तो डर जो उम्मीदवार थे उनके साथ आप जो गए थे? शंकर अधिकारी जी जो हमारे उम्मीदवार थे चोपड़ा के, क्योंकि चोपड़ा का इंचार्ज मैं हूँ, मेरे जाए बिना तो होगा नहीं, मुझे तो रहना ही पड़ेगा, सब काम करना ही पड़ेगा। तो ये एकमात्र घटना थी या इससे पूर्व भी आपको ऐसी घटनाओं से रूबरू हो? There will only be one insignia. होना पड़ा था। चोपड़ा में उससे पहले बहुत बार धमकी मिली। मेरे पास कितने फ़ोन नंबर हैं जिनसे धमकी आई मेरे पास कि काम रोको, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, धमकाया गया जो मेरे को। और मैं तो अब तो क्या डरूंगा, अब तो मेरा पुराना अच्छी तरह से मेरे को जानते हैं। जब सीपीएम थी मैं तब नहीं डरा, टीएमसी में तब नहीं डरा, अब तो डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। चोपड़ा में माहौल कैसा था? चोपड़ा में माहौल बहुत ही खतरनाक था, इतना खतरनाक कि जल्दी से वहाँ कोई जाना ही नहीं चाहता। माने चुनाव प्रचार के लिए? चुनाव प्रचार के लिए वहाँ पे बम फटना, गोली चलना नॉर्मल बात थी। तो दल ने डिसाइड किया, मिस्टर सरीन आप जाइए। मैंने दल की आदेश को सर माथे पे रखा। चोपड़ा विधानसभा इलेक्शन बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। सिर्फ 2 घटनाएं हुई, छुटपुट घटनाएं हुई, उन घटनाओं को भी हमने संभाल लिया। उसके अलावा चोपड़ा में एक भी घटना नहीं घटी। केंद्रीय बलों ने इतनी शानदार भूमिका निभाई। लास्ट में पुलिस ने भी काम किया, लेकिन पहले पुलिस टोटल टीएमसी के पक्ष में काम कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे पुलिस के समझ में आ गया कि टीएमसी जा रही है और भाजपा आ रही है, तो उन्होंने भी अपने आप को चेंज किया। कुल मिला के बहुत शानदार चोपड़ा में इलेक्शन लड़ा। हाँ हम हारे, और हारना ही था हमें। वहाँ 70% मुस्लिम वोट है, और मुस्लिम कभी बीजेपी को वोट नहीं देगा, चाहे उसका कितना ही साथ कर दे दें, कितना ही विकास कर ले। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास मुस्लिम पे लागू नहीं होता है। आप अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं सिलीगुड़ी के, और 2 दिन पहले ही मैंने एक बयान देखा था जिसमें दिलीप घोष जी ने कहा था कि अल्पसंख्यक का जो मने है उनका विकास ऑलरेडी हो चुका है, अब उनके विकास के लिए हमारी कोई दायित्व नहीं है, क्योंकि एक बड़ा फंड उनको दिया जाता था पहले से ही, तो विकसित हैं वो लोग। और दूसरा यह भी कल ही मैंने किसी न्यूज़ चैनल पे देखा था कि कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक की व्याख्यान को दोबारा से करने की आवश्यकता है, क्योंकि इनका जो मुस्लिमों को, मुस्लिम समाज को जो अल्पसंख्यक के दायरे में रखा गया था, उनका भी प्रतिशत बढ़कर 30% से ज़्यादा हो गया है। तो अब ये अल्पसंख्यक नहीं माने जा सकते हैं। तो अल्पसंख्यक की व्याख्या अब क्या आपको भी लगता है कि दोबारा होनी चाहिए? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात तो इस मुस्लिम समुदाय अल्पसंख्यक है ही नहीं, ये तो सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है। अल्पसंख्यक कैसे रह गई है? तो इनको तो तुरंत हटाया जाए। बाकी जो हमारे भाई बचते हैं, माने उस अल्पसंख्यक तगमे उस से इनको तगमे हटाना से इनको चाहिए। हटाया जाए। हाँ। कोई इनको तो किसी कीमत पे कोई चांस नहीं मिलना चाहिए। अल्पसंख्यक का नाम ही नहीं है इनके अंदर में। कितने राज्य ऐसे हैं जहाँ पे ये बहुसंख्यक है, हिंदू अल्पसंख्यक है, तो ये अल्पसंख्यक रह कहाँ गए? तो ये तो सिर्फ संविधान के नाम पे जनता को मूर्ख बनाया जा रहा था, और ये जल्दी से जल्दी इसको चेंज करके वोट बैंक की राजनीति, वोट आप बैंक की सीधी राजनीति, तौर से बोल सकते हैं। वोट बैंक की राजनीति के चलते मूर्ख बनाया जा रहा था, क्योंकि इनकी बुद्धि के अंदर जो भरा हुआ है, जो बचपन से ही भर दिया जाता है मदरसे के अंदर में, तो वही इनके दिमाग में चलता है, और ये अपने आप को चेंज कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? गलती इनकी नहीं है। अगर बचपन से ही एक बच्चे को हम उसके दिमाग में भर देंगे तो बड़े मरते दम तक उसी को सच मानेगा, वो किसी दूसरी बात को सच नहीं मानेगा। जब हम पैदा हुए, हमें स्कूल में सिखाया गया ये वाइट कलर है, सफ़ेद रंग है। आज कोई व्यक्ति आके बोलेगा नहीं ये काला रंग है, तो क्या हम मानेंगे?
किसी कीमत पे नहीं मानेंगे। लेकिन बचपन से अगर हमें सिखाया जाएगा ये काला है तो हम काला ही मानेंगे। तो मदरसे में उनको यही सिखाया जाता है ये काफिर हैं, ये लोग नापाक हैं, इन लोग के साथ किसी कीमत पे मिला जुला नहीं जा सकता, कोई दोस्ती नहीं हो सकती। जहाँ इनकी संख्या बढ़ती है वहीं ये लोग अत्याचार करते हैं, वहीं ये एकजुट रहते हैं, तब इनके सारे फिरके ख़त्म हो जाते हैं, तब इनमें सिया सुन्नी बरेलवी अहमदिया कुछ नहीं बचता है, तब इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ, जब ये पूरे हो जाते हैं फिर आपस में लड़ते हैं। शांति दूत हैं लेकिन शांति नहीं है, दूत ही दूत है खाली इनके अंदर। तो जितेंद्र जी, और एक चीज़ मैं जानने की कोशिश करूँगा कि आप चुनाव से पहले भी आप काफ़ी सक्रिय थे, आप ये फसाई के भी मेंबर। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। है शायद FCI की फूड FCI के आप मेंबर हैं जी तो आपके पास 2-3 शायद पोस्ट हैं। जी। आप लगातार सक्रिय रहे हैं, बैकग्राउंड से बहुत देखा है मैंने। आप लीड में आके आपको शायद अभी तक कोई पोस्ट नहीं मिली वैसी, लेकिन आप पीछे से काफ़ी सक्रिय रहे। इससे पहले आप तृणमूल में भी थे। नहीं, मैंने जिंदगी में CPM में थे। किसी में नहीं था। मैं राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन का वेस्ट बंगाल प्रेसिडेंट था। कब से थे ये आप? 2020 से। 2020 से। उससे पूर्व मैंने आप कभी किसी- जिंदगी में कोई दल नहीं किया भाजपा छोड़ के। अच्छा, प्रथम दल आपका ये? मेरा प्रथम और लास्ट यही है। हिंदुत्व मेरा परिवार, सनातन मेरा धर्म और भाजपा मेरा परिवार है। पर्सनली आपका क्या मतलब फीलिंग रहा है ये जो इससे पूर्व जो सरकार थी उस दौरान में आप कुछ सेवा कार्य भी करते थे, उस समय भी आपको तकलीफें आई, तो क्या ऐसा अनुभव रहा, कटु अनुभव क्या रहा आपका? देखिए, जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, कोरोना में मैंने कुछ सेवा के कार्य स्टार्ट किए थे। पूरी सिलीगुड़ी ने देखा, पूरे नॉर्थ बंगाल ने देखा, और उन कार्यों से प्रभावित होकर मिस्टर गौतम देव, हमारे जो माननीय मेयर हैं अभी, तब उत्तर बंगाल के मिनिस्टर थे, वो आए थे घर पे। उन्होंने मुझे ऑफ़र करी, आप TMC ज्वाइन कर लो, हम आपको काउंसलर की पोस्ट और MIC देंगे। क्योंकि मैं हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्व को मानने वाला हूँ, और TMC की विचारधारा और मेरी विचारधारा एकदम अलग है, जो कभी नहीं मिली। हाँ, TMC के बड़े बड़े नेता मेरे दोस्त हैं, मेरी जान पहचान है उनसे, घर भी आना जाना है, लेकिन वो एक अलग मैटर है, मेरा पर्सनल मैटर हो गया। मेरी विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है उनका। तो उन्होंने इतना बड़ा ऑफर मिलने के बाद भी मैंने उनको मना किया कि मैं TMC ज्वाइन नहीं करूँगा। मेरा सनातन का काम है, मैं सनातन का ही काम करूँगा। उसके बाद मैंने कोरोना में सब सेवा करने के बाद जब देखा अभी समाज तकलीफ से निकला नहीं है, मैंने 20 रुपये में 2 रेस्टोरेंट खोले जिसमें भरपेट खाना खिलाया जाता था बिठा करके। एक खोला प्रणामी मंदिर पंजाईपाड़ा में, एक खुला दार्जिलिंग मोड़ में। करीब 1.5 साल वो चला, बहुत अच्छा। डेली 700 से 800 भाई बहन उसमें खाना खाते थे, और खाना भी वो क्वालिटी जो आपको और मेरे घर में भी नहीं बनती है। हमारे घर में भी एक दाल एक सब्जी बन के हम खाना खा लेते हैं, लेकिन वहाँ पे एक दाल और 2 सब्जी, बासमती राइस, रोटी, कुलचा, नान, तंदूरी रोटी, सब कुछ होता था। आप बैठ के जितना खाना चाहते हैं उतना खाइए, घर में नहीं बनता है। मेरा बेटा भी स्कूल से आता था ना, बस से पहले वहीं उतरता था, वहाँ खाना खाता था, फिर घर जाता था। तो वो क्वालिटी बना के सबको खिला रहे थे। उसको बंद कराने में TMC का सबसे बड़ा हाथ रहा। तो वो हाई मेरी नहीं लगी, उस जनता की हाई लगी जो 700-800 भाई रोज़ खाना खाते थे। और जब गौतम देव जी ने प्रणामी मंदिर वालों को बोल के उसको बंद करवाया, उसको कानूनी नोटिस दे के खाली करवाई वो जगह किराए की। मैंने अशोक जी को फ़ोन भी किया कि अशोक जी क्या कर रहे हैं आप, तो उन्होंने बोला मेयर सब जानते हैं। ठीक है, जब मेयर जानते हैं तो भगवान ने दिखा दिया उनको। उनकी बद्दुआ लगी उन लोगों की, पेट पे लात मारी उन्होंने, भूखा रखा उन बच्चों को, तो उसका फल मिल गया। तो प्रकल्प फिर आपने बंद कर दिया? मजबूरी थी मेरी, क्योंकि मुझे देखिए, मैं प्रकल्प सेवा के लिए चला रहा था, अपने घर से पैसा खर्च करके। मैंने कभी, कोई बोल नहीं सकता मैंने कभी किसी से 1 रुपया दान मांगा हो, कभी कोई चंदे की रसीद काटी हो, किसी से बोला हो मेरी हेल्प कर दो। जितनी मेरी समाई है, भगवान ने मुझे 2 पैसे जो दिए हैं, मैंने सिलीगुड़ी में जन्म लिया, जो कमाया सिलीगुड़ी में कमाया। तो यहाँ की जनता मेरी भाई बहन है भाई, और समाज की सेवा के लिए मैं अपने आप को कब का डाल चुका हूँ, सभी जानते हैं। तो मेरा जो कुछ है मैं खर्च करता रहा, लेकिन जब मुझसे जगह ही खाली करवा ली गई तो मैं क्या करूँ, कहीं और जगह मुझे मिले नहीं, तो तब से वो बंद है। लेकिन उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी फिर चालू होगा। लैंड के बारे में जो लगातार मैंने लास्ट इनको दीपांकर को भी पूछा था कि जो एक तरह से राजनीतिक संरक्षण में जो गुंडे पनप रहे थे, या जिन्हें लैंड माफिया कहा जाता था, जो लोग ज़मीन की खरीद फरोख्त में बहुत ज़्यादा जिनका ये रहता था, वो बहुत माने उपद्रव किया था उन्होंने एक समय में बहुत ज़्यादा।
इवन रामकृष्ण मिशन वाली ज़मीन को लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ था, उसके बाद अरेस्टिंग भी हुई थी बहुत सारे, और उसके बाद भी लगातार नाम भी जुड़ता रहा था उनका हर एक नेता के साथ में, तस्वीरें आती रहती थी। और अभी हाल ही में जो तृणमूल के उम्मीदवार थे उन्होंने तो स्पष्ट कहा था एक बयान में कि जो उनके साथ है उनको साथ लेके ही चलेंगे। उन्होंने कहा था, जब उनसे हमारे ही संवाददाता ने क्वेश्चन किया था कि केजीएफ गैंग को आपके साथ देखा जाता है आपके प्रचार में, तो उन्होंने कहा जो साथ में है उन सबको साथ में लेके चलेंगे, ऐसा उनका वक्तव्य था। तो आज जब भाजपा की सरकार आ चुकी है तो इस दौर में अब आप लोग कैसे डील करोगे इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये तो एक पूरा एक रेडीमेड सेटअप है, बैठा हुआ है, और इस सेटअप को आप लोग खत्म करोगे या इस सेटअप को सुधारोगे या इस सेटअप के साथ चलोगे, कैसे चलोगे? देखिए, मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अब भाजपा सरकार बनने का सबसे पहला मतलब है टोटल यहाँ सिंडिकेट राज खत्म होगा। अगर सिंडिकेट राज ही रहा तो टीएमसी और भाजपा में कोई अंतर नहीं रहेगा। और ऊपर से सभी बड़े बड़े नेताओं का एक ही आदेश है, सिंडिकेट राज खत्म करने के लिए जो जो जरूरी स्टेप है वो लेने हैं। लेकिन जैसे आपने बोला केजीएफ ग्रुप, केजीएफ कोई ग्रुप नहीं है, तो जबरदस्ती का ग्रुप बना दिया गया। 10-20 लड़कों की टोली, वो लड़के कहाँ से आए? वो लड़के हमारे ही घरों के हैं, वो पाकिस्तान के आतंकवादी नहीं है, बांग्लादेश के आतंकवादी नहीं है। कुछ नेताओं ने ज़बरदस्ती उनको डरा धमका के अपने इस काम में लगा दिया कि उनके लिए उगाही करो, उनको ला के दो। वो बच्चे मासूम हैं, उनको जिस रास्ते, कितनी उम्र है उन बच्चों की? कोई 20 साल, कोई 22 साल, कोई 25 साल। उनको डरा धमका के इस काम में लगाया गया। वो करे तो करे क्या, नहीं करेंगे तो बिना मतलब जेल में जाएंगे, क्योंकि सत्ता पक्ष ही ऐसा था। अभी उन बच्चों के साथ में कुछ बात कर रहे हैं हम लोग कि भैया सही रास्ते पे चलो, सही लाइन पे आओ, अपना घर परिवार को देखो, समाज को देखो, देश को देखो, राष्ट्र को प्रेम करो। आप लोग मुख्य धारा में लाने की मुख्य धारा में हम उनको लेके आएंगे। हम उनको खत्म करने में विश्वास नहीं करते। हाँ, पाकिस्तानी आतंकवादी होता हम बोलते खत्म करो, ठोको, लेकिन वो तो हमारे ही घरों के बच्चे हैं, आपके घर के भी हैं, आपके घर के भी हैं। क्या हम उनको मार दें? क्या हम उनको जेल में सड़ा दें, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दें? बिल्कुल नहीं हो। हाँ, कुछ जो जरूरत से ज़्यादा समझने को तैयार नहीं होगा उसके साथ फिर कुछ भी होगा। मेरे पहले भी ये लोग मेरे टच में थे, क्योंकि देखिए मैं तो यहीं जन्म लिया है, सभी लोग जानते हैं मेरे को। मैंने कुछ बच्चों को समझाया भी था, उन्होंने उस रास्ते को छोड़ना चाहा। क्या हुआ बदले में? उनको जेल में डाल दिया गया, झूठा केस दे करके। बाकी लोग और डर गए। क्या करें वो लोग? सिर्फ एक ही बात, भैया हम करें क्या? मेरा कोई रास्ता नहीं है, सरकार जो चाहती है वो करना पड़ेगा तुम्हें। अब हमारी सरकार जो चाहती है कि तुम मुख्य धारा में वापस आओ, समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के चलो, समाज के लिए काम करो, अपने परिवार के लिए काम करो। हम उनको मुख्य धारा में ला के एक सुधारने की लाइन पे लेकर स्टार्ट करेंगे। आप अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रेसिडेंट के तौर पे हैं, तो जाहिर है कि एक सवाल तो आएगा कि अब आपका अल्पसंख्यक जो मोर्चा है उसका कार्य क्या होगा? देखिए, अल्पसंख्यक में देखिए हमारे सिख भाई भी हैं जो एक्चुअली हैं तो हिंदू। अंग्रेजों ने ज़बरदस्ती हम लोग एक कानून बना के हम लोग को अलग कर दिया, अल्पसंख्यक में डाला, अल्पसंख्यक में डाल दिया। जबकि मेरे ससुर जी, जैन भी आते हैं मेरे मैं सिख की बात कर लूँ, मेरे ससुर जी सिख है और मेरा साला मुना है मेरे जैसा। तो एक बाप का धर्म अलग, बेटे का धर्म अलग क्या हो सकता है कभी? पंजाब के हर घर में बड़ा बेटा सिख होता था, छोटा बेटा मोना होता था, हम लोग जैसा, जो बाल नहीं रखता था। तो हम लोग तो एक ही धर्म के हैं, एक ही घर के हैं, एक ही परिवार के हैं, एक ही पेट से पैदा हुए हैं। तो ज़बरदस्ती कानून का काम है ये अलग किया हुआ। हम लोग एक हैं। जैन धर्म, जितने तीर्थंकर हैं सभी को सारे हिंदू प्रणाम करते हैं, उन मंदिरों में भी जाते हैं। जितने जैनी हैं सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं। हम सब तो एक है। अल्पसंख्यक बोल के बांटा गया हम लोगों को, ये खत्म होना चाहिए। कोई अल्पसंख्यक नहीं है, हम सब एक हैं। जब एक बच्चे को ये बोला जाता है कि तुम कमज़ोर है, तुमको ज़्यादा देंगे, तो उसके मन में हीन भावना पहले ही भर देते हैं हम लोग। सारे बच्चे जब एक समान है, बाप सबको एक बराबर बांटता है, तो किसी के मन में हीन भावना नहीं आती, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। मेरी सोच ये है। बाकी तो ऊपर भगवान भी है और मोदी जी भी हैं, अमित शाह जी भी हैं हमारे होम मिनिस्टर। जो जायज़ होगा वही कानून बनेगा। फिलहाल अब आखिरी दौर में पहुंच चुके हैं आपके वार्तालाप के, तो मैं जानना चाहूँगा कि फ़िलहाल आप जिस क्षेत्र से आते हैं, आप डाबग्राम फुलबाड़ी क्षेत्र में हैं,
तो उस इलाके में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सहयोग की आवश्यकता, विकास की आवश्यकता है। बहुत। तो मूल रूप से आप क्या डिमांड करेंगे अपने ऊपर लेवल में? आप जो देखिए, अभी सेकंड टाइम इस बार हमारी दीदी शिखा चटर्जी को जनता ने प्यार दे के जिताया और बहुत 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 वोटों से जीता, लगभग 1 लाख वोटों से। तो शिखा दीदी तो 97,000 समथिंग, तो मतलब लगभग 1 लाख हो गए। तो वो तो काम करेंगी दीदी। तो फिर भी हमारी कोशिश ये होगी कि वहाँ के लिए सबसे पहले कोई भी स्वास्थ्य केंद्र बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्वास्थ्य की क्या हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं? हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत बड़ा हॉस्पिटल हमें नहीं चाहिए, उसके लिए एम्स यहाँ पे आ ही रहा है, लेकिन एक छोटा स्वास्थ्य केंद्र की प्राइमरी जो जरूरत पड़ती है वो तुरंत वहाँ पे जाया जा सके, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। सड़कों की हालत एकदम ख़राब हुई पड़ी है। सीसीटीवी कैमरे, पीने का पानी को लेके भी पीने का प्रॉब्लम पानी है। की समस्या है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि सीसीटीवी कैमरे पूरे लगे वहाँ, कि जो अपराध की दर है वो, पहले तो बीजेपी आती है अपराध खत्म हो जाता है 90%, फिर भी 10% कुछ ना कुछ लोग रहते हैं, ताकि उन पर भी हम लोग पकड़ बना सकें। क्योंकि वहाँ अशरफ नगर बोल के जो इलाका है, जहाँ पीछे कुछ दिन पहले आपने गाय चोरी के में 2 लड़कों के साथ कांड हुआ था, तो ये लोग चोपड़ा से आए हुए थे वो लोग। तो देखिए, जो एंटी सोशल लोग हैं जो यहाँ पे शरण पाते हैं, उन पे नकेल कसना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अपराध को हम कम कर सकेंगे, वही हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। कि विकास तो तब होगा जब पहले हम शांति से होंगे, और विकास तो आप देखिएगा पूरा बंगाल की किस्मत पलट जाएगी। जितने युवा हैं यहाँ, बेहिसाब रोजगार आने वाला है, तरक्की आने वाली है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। बंगाल की किस्मत एक्चुअली अब चेंज होगी, बंगाल अब आज़ाद होगा। मंत्रिमंडल का विस्तार होना अभी बाकी है। अभी 5 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है। मंत्रिमंडल में क्या आपको आशा है कि शिखा जी को भी रखा जाएगा? रखने से बहुत अच्छा है। जहाँ तक मेरे को उम्मीद है, सेकंड टाइम की ये विधायक हैं हमारी, उनको रखना चाहिए। और नॉर्थ बंगाल से 5-6 कम से कम मिनिस्टर रहेंगी, मंत्रिमंडल में रखा जाएगा। तो उसमें शिखा दीदी हमारी सीनियर है, बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसा कुछ बातचीत हुआ है कि हाँ? नहीं, देखिए, अगर बातचीत हुआ भी है तो वो बातचीत तो आपको बताई नहीं जा सकती है। वो तो जब ऑर्डर निकलेगा पूरी दुनिया एक साथ में देखेगी। तो फिलहाल अब हम क्योंकि आखिरी दौर में हैं, तो कुछ आप कहना चाहेंगे इस जीत को लेकर, इस बड़ी जीत को लेकर, और इस खुशी को लेकर, और कोई संदेश देना हो? जैसा अभी बाकी बीजेपी के जो नेतागण हैं वह दे रहे हैं, एक कुछ शांति का संदेश दे रहे हैं, कुछ बधाई दे रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के सबको एक बात बोलना चाहूँगा, नॉर्थ बंगाल का सबसे खतरनाक और अशांत इलाका है चोपड़ा। उससे अशांत इलाका नॉर्थ बंगाल में दूसरा कोई नहीं है। और मैं इंचार्ज रहा पूरे 4 महीने वहाँ पे। उस 4 महीने के अंदर में हमने पूरी कोशिश करी वहाँ कोई उपद्रव ना हो, और उस इलाके को भी केंद्रीय वाहिनी की मदद से हम लोगों ने, भाजपा ने और भाजपा के सभी नेताओं की मदद से हमने संभाल के रखा। अब क्योंकि हम जीत चुके हैं, तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जो छुटपुट घटनाएं जो हो रही हैं, मैं जानता हूँ हमारे भाजपा के कर्मियों को बहुत तकलीफ़ है, मेरे को भी तकलीफ़ है। मेरी भी गाड़ी को तोड़ा गया, मेरी भी गाड़ी कम से कम 7-8 लाख रुपए का मेरा बिल बना हुआ है गाड़ी का। तकलीफ़ मेरे को भी है, लेकिन मैं भी अगर पलटावार ही करूँगा तो उनमें और मुझ में फ़र्क क्या रहेगा? कोई फ़र्क नहीं रहेगा। जनता ने हमें शांति के लिए जिताया है। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, किसी के ऊपर में भी बदले की भावना मत रखिए। बदलाव कर लेना है, बदला नहीं लेना है, बदलाव करना है हम लोग को। बदलाव के लिए जनता ने भाजपा को जिताया है। और जो भी टीएमसी के लोग अभी गेरुआ रंग को लगा के आ गए कि हम टीएमसी कर रहे हैं, सावधान। किस टाइम पुलिस आपको उठाएगी बीजेपी के झंडे समेत। सभी नेताओं का ऑर्डर है, हमारा भी ऑर्डर है। चोपड़ा में मैंने बहुत लड़कों को उठवाया है, बहुतों को, और वो काम यहाँ भी चालू हो जाएगा। नकली बीजेपी बन के असली के ऊपर आप लांछन डाल दोगे, वो हम होने नहीं देंगे। दल को बदनाम होने नहीं देंगे, इतना ध्यान रखिए। जो असली है वही असली रहेगा। और बिल्कुल उपद्रव मत करिए, शांति से बैठिए। जितने नेताओं ने, जितने कर्मी ने, जो पब्लिक ने जो काम किया है, उनको, उनके भरोसे को टूटने मत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। आखिरी एक सवाल और रह गया था, वो पूछना था कि आपको भी कोई बड़ा दायित्व तो मिला है अभी फिलहाल जीतने के बाद में? देखिए, मेरा इतना बड़ा दायित्व है कि पूरी जनता को लेकर चलना है हमें। कोई विशेष शांति दायित्व? दल की जो इच्छा, दल जिसको, जैसे मुझे इतना बड़ा दायित्व दिया था चोपड़ा में इंचार्ज के लिए, संभालने के लिए, अगर दल मुझे इस लायक समझता है कि चोपड़ा जैसी अशांत जगह को भी जितेंद्र सरीन ठंडा करके, शांत करके काम करवा सकता है, तो दल जरूर सोचेंगे कुछ ना मुझे देने के लिए। बाकी
हमारी कोई डिमांड नहीं है। अगर डिमांड करेंगे तो फिर हम बीजेपी नहीं, फिर हम टीएमसी हो जाएंगे, कांग्रेस हो जाएंगे, सीपीएम हो जाएंगे। मेरी कोई डिमांड नहीं है। जो दल की इच्छा वो मेरे सिर माथे पे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अभी तक बने हुए सिलीगुड़ी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष और चोपड़ा के चुनाव इंचार्ज, जिन्होंने काफ़ी अच्छी बातें कही और आशावादी हैं कि आने वाले समय में बदलाव की चाहत है, बदले की चाहत नहीं है। इन्होंने बहुत सारी बातों पर हमसे बातचीत की और बताया इनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई थी और किस तरीके से चोपड़ा का जो चुनाव है वह इन्होंने संपन्न कराया था। हालांकि चोपड़ा में इन्हें सफलता नहीं मिली है, मगर बाकी जो जगह पूरे उत्तर बंगाल में अगर देखा जाए तो 54 सीटें मुझे लगता है कि 54 में से 40 सीट हम नॉर्थ बंगाल में लेके। नॉर्थ बंगाल में इन्हें मिली है। काफ़ी बड़ी सफलता है। पूरा पहाड़ का जो 3 सीटें थी वो भी है आपके पास। सारी सीटें लगभग सारी सीटें हैं, तो एक बड़ी उपलब्धि है। मगर आखिर में इन्होंने एक ही संदेश दिया कि शांति का संदेश। ये चाहते हैं कि जो भी घटनाएं हुई उस दौरान जो हिंसाएं हुई उनका पलटवार नहीं करना है और बदले की भावना न रख के बदलाव की भावना के साथ चलना है। तो आगे देखते हैं कि भाजपा की सरकार के बाद हम सिलीगुड़ी में कितना विकास देखेंगे, हमारे उत्तर बंगाल को कितनी ज़्यादा उपलब्धियां मिलेंगी, उसके लिए हमारा इंतजार रहेगा। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए हर समय खबर समय। धन्यवाद। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong,